हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड के यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके सॉल्यूशन के बारे में। और कमेंट बॉक्स में जाके जरूर से कमेंट कीजिएगा कि आपको किस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन चाहिए। और यूनिट फर्स्ट के ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए, जाके उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड को एक साथ देखने वाले हैं, क्योंकि तीनों जो है एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे कोरिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे और करके मैंने लिख दिया। देख लीजिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, और यहाँ पे लिखना कि जो हमारे डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में लिखना है। अब देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन उसी तरीके से पूछा गया कि यहाँ पे क्या करना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जितने सारे पार्ट होते हैं उसको समराइज करना, उनके बारे में डिटेल नोट्स लिखनी है। और इसके साथ साथ जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में आपको डिटेल में लिखनी है। और अगर ए वाला क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो इसके बाद आपको ए वाला आसानी से समझ में आ जाएगा, और ए वाला भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि स्टमक के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के बारे में, ताकि हमारा जो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला आसानी से हमें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे पहले बात करेंगे व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, होते क्या है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है एक तरीके का ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है, मतलब कि कई सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है। और एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या करते हैं, फूड को न्यूट्रिएंट में तोड़ने का काम करते हैं, और उस न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी यूज करके उसको एनर्जी के रूप में यूज करती है, एनर्जी बनाने का काम करती है और हमारे बॉडी का ग्रोथ करवाती है। और अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी सेल डैमेज हो जाती है तो उस एरिया को रिपेयर करने का काम हमारे यही डाइजेस्टिव सिस्टम ही करवाते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम हैं, अब हमने खाया क्या, फूड खाया, तो ये जाएगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाएगा। अब जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाता है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करती है, इसका डाइजेशन करती है, इस फूड को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। और तोड़ने के बाद उसको न्यूट्रिएंट मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये अब चला जाता है हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब कि हमारी बॉडी इसका यूज करेगी। यूज करने के बाद क्या करेगी, एनर्जी बनाएगी और हमारे बॉडी का ग्रोथ करवाएगी। और अगर हमारे बॉडी में कोई भी सेल डैमेज हो गई है तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये हमारे माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, इन सारे पार्ट से मिलकर बना होता है। तो ये डायग्राम आप जरूर से एग्जाम में बनाइएगा। तो अब देख लीजिए, बात करेंगे हम पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये दो पार्ट से मिलके बना होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला पार्ट आ जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक आ जाता है, दूसरा आ जाती है एसेसरी ग्लैंड या जिसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोलते हैं। अब देखिए, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है इसमें हमारा माउथ आ जाता है, फेरिंग्स आ जाता है, ओसोफेगस आ जाता है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस आ जाता है। और इन्हीं के बारे में डिटेल में लिखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया, 10 मार्क्स में पूछा गया। और जो एसेसरी ग्लैंड होती है इसको यहाँ पे नहीं लिखना है। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले माउथ के बारे में। आपको पता है कि जो माउथ होता है, अब देख लीजिए, यहाँ पे बात करेंगे माउथ के बारे में। आपको पता होगा कि माउथ जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया माउथ इज आल्सो नोन एज ओरल कैविटी और बकल कैविटी। जो माउथ होता है इसको हम बगल कैविटी भी बोलते हैं और इसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा सबसे पहला पार्ट होता है। और जो माउथ होता है यह हमारे दो, मतलब कि एक पेयर लिप से मिलकर बना होता है। एक होता है अपर लिप होता है, दूसरा होता है हमारा लोअर लिप होता है। जैसे मान लीजिए कि आप देखे होंगे माउथ में क्या होता है कि एक ऊपर लिप होता है, एक नीचे लिप होता है। जब दोनों लिप आप मतलब कि दोनों लिप क्या करते हैं, मिल करके क्या बनाते हैं, माउथ बनाने का काम करते हैं। अब देख लीजिए, लिखा गया आगे कि जो हमारा माउथ होता है यह हमारे लिप, चीक, गम, टीथ, स्लैवरी ग्लैंड और टंग, इन सारे पार्टों से मिलके बना होता है। अब देख लीजिए, आगे लिखा गया कि जो हमारा गम होता है, मतलब कि जो मसूड़े होते हैं, गम और चीक के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं क्या, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा गया द रूट
रूफ ऑफ माउथ कॉल्ड द प्लेट, मतलब कि जो मुंह है, मुंह के ऊपर वाली प्लेट है, जैसे आप बिस्किट खाते हैं जहाँ पे चिपक जाता है उसको बोलते हैं प्लेट बोलते हैं। तो हमारी दो प्लेट पाई जाती है, एक अपर प्लेट होती है, एक हमारी लोअर प्लेट होती है। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। फिर हमारा जो मतलब कि माउथ होता है, इसके अंदर हमारे टीथ भी पाए जाते हैं और ये टीथ क्या करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने भोजन खाया तो उस भोजन को तोड़ने का काम कौन करेगा, हमारा दांत ही करेगा, मतलब वहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन की प्रोसेस होगी। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया कि हमारा जो मतलब टीथ होता है ये क्या करता है, फूड को स्मॉलर पीसेस में तोड़ने का काम करता है। और जो टीथ होता है यह एडल्ट में जो होती है 32 होती है और किड्स में जो होती है 20 प्रेजेंट होते हैं। अब देख लीजिए जो हमारे टीथ होते हैं हमारे जो टीथ होते हैं ये हमारे 4 तरीके के प्रेजेंट होते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर। सबसे पहला आ जाता है इंसीजर, जो संख्या में 8 होता है, मतलब कि 4 ऊपर वाले जबड़े में पाए जाते हैं, 4 नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। और इसका काम है कि किसी भी चीज़ को काटना, कटिंग करना इसका काम होता है। और आगे आ जाता है दूसरा वाला हमारा कैनाइन आ जाता है, जिसकी संख्या 4 होती है, मतलब कि 2 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, 2 नीचे वाले जबड़े में हमारे पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को फाड़ने का काम करते हैं। अब देख लीजिए आगे आ जाता है तीसरा वाला, जिसको हम बोलते हैं प्रीमोलर बोलते हैं, और ये संख्या में 8 होता है, मतलब कि 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में हमारा प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है कि जो फूड होते हैं उसको पीसने का काम करते हैं, ग्राइंड करने का काम करते हैं। अब देख लीजिए अगला आ जाता है हमारा मोलर आ जाता है, और मोलर की संख्या 12 होती है, मतलब कि 6 ऊपर वाले जबड़े में पाया जाता है, 6 नीचे वाले जबड़े में पाया जाता है। और ये भी क्या करता है कि फूड को ग्राइंड मतलब कि पीसने का काम करता है। अब देखिए 2 नंबर में पूछा जाता है डेंटल फार्मूला के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो डेंटल फार्मूला होता है यह एडल्ट के लिए जो होता है 21 23 मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। इसके कहने का मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाला जबड़ा हो गया, ये नीचे वाला जबड़ा हो गया। अब ये क्या होगा कि ये जो मतलब कि ऊपर वाले जबड़े में, ठीक है, इस साइड 2 होंगे और इस साइड 2 होंगे, मतलब कि जो इंसीजर होती है इसकी संख्या कितनी होती है, ये हमारी 4 होती है। ठीक है, 4 हो गया मतलब कि ऊपर वाले जबड़े में। इसी तरीके से 4 होता है हमारे क्या, नीचे वाले जबड़े में होता है, मतलब कि इसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो हमारे क्या हो गया कि 4 ऊपर वाले जबड़े में हो गया, 4 हमारे नीचे वाले जबड़े में। अब देख लीजिए यहाँ पे कैनाइन होते हैं, कैनाइन की संख्या कितनी होती है हमारी, मतलब कि 2 ऊपर वाले जबड़े में पाया जाएगा, 2 नीचे वाले जबड़े में पाया जाता है, मतलब कि इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब देख लीजिए इसी तरीके से आ जाता है प्रीमोलर, मतलब कि ये हमारे 2 ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, 4 ऊपर पाए जाएंगे, 4 हमारे नीचे वाले जबड़े में पाए जाएंगे, तो इसकी संख्या कितनी आ जाएगी, 8 हो जाती है। अब इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 3 3 6 और मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 12 हो जाएगी। तो टोटल आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगी। तो आपको देखिए ऐड कैसे करने हैं, तो क्या करने हैं कि मतलब कि दो ऊपर वाले में, 2 नीचे वाले, मतलब कि 4 हो गए, ठीक है, 4 दांत हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 8 ए हो जाएंगे। और ए एक एक जोड़ दीजिए, 2 हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हो गए ए, ठीक है, 8 4 12 हो गए। अब क्या करिए, 2 2 जोड़ दीजिए, 4 हो गए, 2 से गुणा कर दीजिए, 8 हो गए, ठीक है, 8 यहाँ पे कर लीजिए, 3 3 6 हो गए, 2 से गुणा कर दीजिए, हो जाएंगे हमारे कितने, 12 हो जाएंगे। अब सभी को ऐड कर देंगे, 32 आ जाएगा। उसी तरीके से जो बच्चों के लिए मतलब मिल्क टीथ होता है वह हमारा 2102/2102 होता है, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, 20 निकल करके हमारा आ जाता है। अब देख लीजिए माउथ में हमारे आते हैं टंग भी आते हैं, और ये टंग क्या करते हैं कि जो फूड होता है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करते हैं। और जिसके वजह से जब हमारी सलाइवा जो होती है हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाती है, तो हमारा जो फूड होता है वह मतलब कि मॉइस्ट हो जाता है और आसानी से हम उसको निगल सकते हैं। अब देख लीजिए आगे लिखा गया है जो टंग होती है, टंग के अंदर जो होते हैं 4 तरीके के हमारे रिसेप्टर पाए जाते हैं, टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पता लगाते हैं कि हमारा जो भोजन है वो मीठा है कि साल्टी है कि सोर है, बिटर है। इन सारे टेस्ट को पता लगाने का काम हमारा टंग करता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लिख देंगे। अब देख लीजिए उसी माउथ के अंदर आ जाता है हमारी सलाइवरी ग्लैंड आ जाती है। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है ये क्या करती है, सलाइवा को बनाने का काम करती है। और सलाइवा जो होता है इसके अंदर हमारे कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जैसे हमारे एमाइलेज पाए जाते हैं और लाइपेज पाए जाते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं, जो फूड होते हैं मतलब कि फूड में जैसे फैट हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, इन सारे चीज़ों को ब्रेक करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। अब देख लीजिए दूसरा हमारा पार्ट आ जाता है फेरिंग्स आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में जो हमारा फेरिंग्स होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आप लिख देंगे कि हमारा जो
फेरिंग्स होता है ये हमारा जो होता है मस्कुलर फनल शेप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो होता है हमारे माउथ के जस्ट नीचे पाया जाता है और ओसोफेगस के जस्ट ऊपर पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, फेरिंग्स बोलते हैं। या बोल सकते हैं कि जो हमारा फेरिंग्स होता है ये माउथ और ओसोफेगस के बीच में पाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम फेरिंग्स बोलते हैं। अब जो ये फेरिंग्स होता है क्या करता है कि जो भी फूड रहता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं डायग्राम से आपको बना के बताऊं तो जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया माउथ हो गया, और इसको बोलते हैं हम क्या, एसोफेगस बोलते हैं। तो माउथ और ओसोफेगस के जो बीच की एरिया होती है इसको बोलते हैं फेरिंग्स बोलते हैं। अब ये फेरिंग्स क्या करता है, जो भोजन रहता है माउथ के अंदर उसको कहाँ पे भेजता है, ओसोफेगस में भेजने का काम हमारा कौन करता है, फेरिंग्स करता है। और जो फेरिंग्स होती है ये जो होता है हमारे मतलब कि फूड के लिए और हमारे जो रिस्पायरेटरी ट्रैक के लिए रहता है, दोनों के लिए रास्ता सेम रहता है, मतलब कि उसी के सहारे हमारी सांस भी आती है और उसी के सहारे हमारा भोजन भी आता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, जब आप क्या करते हैं भोजन को निगलते हैं उस टाइम क्या होती है, हमारी जो विंड पाइप रहती है, हवा वाली जो पाइप रहती है वो हमारी क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो फेरिंग्स होते हैं हमारे 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट आ जाता है जिसको बोलते हैं नासोफेरिंग्स बोलते हैं। इसमें मतलब कि जो दूसरा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। तीसरे वाले पार्ट को बोलते हैं हम लैरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्या होगा, ये वाली जो पूरी एरिया यहाँ से यहाँ तक की है इसको हम बोलते हैं क्या, फेरिंग्स बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे माउथ वाला है और ये हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक मतलब कि ये हमारे नेजल कैविटी से अटैच रहती है। अब क्या होता है कि इसी के सहारे हमारा फूड भी जाता है और इसी के सहारे से हमारी ऑक्सीजन भी जाती है, हमारे बॉडी के अंदर जाती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे दोनों के लिए रास्ता क्या होता है, सेम होता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप क्या करते हैं कि भोजन को निगलते हैं उस टाइम जो यहाँ पे हवा वाली पाइप रहती है, ये हवा वाली पाइप है, इसके ऊपर पाया जाता है हमारा एपिग्लॉटिस पाया जाता है। तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, इस हवा वाले पाइप को मतलब कि जो ट्रैकिया होती है उसको कवर कर लेता है और हमारा भोजन जो होता है ये हमारा ओसोफेगस के अंदर पहुंच जाता है। अब देख सकते हैं इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है नासोफेरिंग मतलब कि जो नेजल कैविटी से अटैच रहता है। दूसरा होता है हमारे ओरोफेरिंग्स मतलब कि जो हमारे ओरल कैविटी से अटैच रहता है। तीसरा जो हमारा मतलब कि लैरिंग्स से अटैच रहता है उसको बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब देख लीजिए हमारा तीसरा पार्ट आ जाता है जिसको बोलते हैं हम ओसोफेगस बोलते हैं, या इसको आप एसोफेगस भी बोल सकते हैं। जो हमारा ओसोफेगस होता है इसको हम बोलते हैं क्या, फूड पाइप बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फूड पाइप बोलते हैं। तो हमारी जो फूड पाइप होती है लंबी सी मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये क्या करता है, जो भोजन रहता है भोजन को जो हमारा मतलब कि यहाँ पे फेरिंग्स रहता है, फेरिंग्स क्या करता है जो भोजन को भेजता है हमारे ओसोफेगस में। अब ओसोफेगस क्या करता है, उस भोजन को स्टमक के अंदर भेजने का काम करता है। तो ये चीज़ें यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा। अब देख लीजिए आगे आ जाता है कि हमारा जो ओसोफेगस होता है इसका जो ऊपर वाला पार्ट रहता है वह हमारा किससे जुड़ा होता है, वह हमारा जुड़ा रहता है यहाँ पे जो फेरिंग्स पाई जाती है इससे जुड़ा रहता है। और लोअर वाला पार्ट जो होता है हमारा स्टमक का जो यहाँ पे कार्डिया वाला पार्ट होता है उससे जुड़ा होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ से लिख सकते हैं। और इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, मतलब कि इसकी जो लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की होती है वह हमारी 25 सेंटीमीटर होती है। अब देख लीजिए अगला पार्ट आ जाता है हमारा स्टमक, और स्टमक के बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा भी गया है, डिटेल में पूछा भी गया है। अभी इसके बारे में डिटेल में समझने वाले भी हैं बस, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देते ताकि आप इस वाले क्वेश्चन में आराम से सारी चीज़ें लिख सके। समझ गए। अब देख लीजिए इसमें दिया गया कि हमारे स्टमक जो होते हैं इसका आकार जो होता है जे शेप का होता है, मतलब जे शेप का एक ऑर्गन होता है जो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे लिखा गया कि हमारा जो स्टमक होता है यह हमारे एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, लेफ्ट साइड में पाया जाता है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है 30 ml होती है। 30 ml से लेकर 1.5 लीटर तक होती है। आपको ध्यान देना है कि आप बताएंगे कि जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक की जो कैपेसिटी होती है वह हमारा 30 ml से लेकर 1.5 लीटर तक होती है। और इसकी जो लंबाई होती है हमारी कितनी होती है, इसकी जो लंबाई होती है वह हमारी 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो चौड़ाई होती है वह हमारी कितनी होती है, 10 से लेके 15 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ये चीजें लिख लेंगे। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक का जो अपर पार्ट होता है वह हमारा ओसोफेगस से जुड़ा होता है। तो स्टमक का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ओसोफेगस बोलते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम वाले पार्ट से जुड़ा होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ से लिख सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है जो हमारे स्टमक होते हैं इसके अंदर पाई जाती गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं, HCl का सिक्रेशन करने में हेल्प करती है। तो
ये सारी चीज़ें यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। अब देख लीजिए इस पार्ट कौन कौन से इसमें पार्ट आते हैं अभी इस वाले क्वेश्चन में देखने वाले हैं, बस ध्यान से वीडियो आप देखते रहिए, ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे हमारा अगला ऑर्गन्स आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यह हमारी एक लॉन्ग नैरो मतलब पतली फोल्डेड या बोल सकते हैं कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा पाया जाता है। तो देख सकते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है एक पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बहुत लंबी सी होती है और ये हमारी बहुत फॉइल्ड होती है, कॉइल्ड रहती है, मतलब कि बहुत मुड़ी रहती है। अब देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वह हमारा स्टमक से जुड़ा होता है और जो लोअर वाला पार्ट होता है वह हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट है यह हमारे स्टमक से जुड़ा है और नीचे वाला जो पार्ट है यह हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पे लिखा गया है इट ब्रेक्स डाउन ऑफ द फूड फर्दर एंड एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी फूड ब्रेक हुए थे स्टमक के अंदर अब वो फूड आ जाएंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं कि जो हमारे न्यूट्रिएंट रहते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जो यहाँ पे लिखा गया कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी जो लंबाई होती है 6 से 7 मीटर लॉन्ग होती है, 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। और अगर पार्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये हमारे 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट आ जाता है जो हमारे स्टमक से अटैच रहता है उसको बोलते हैं डियोडेनम बोलते हैं, और जो यहाँ पे फोल्डेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं ज्यूजिनम बोलते हैं, और जो हमारा मतलब कि जहाँ पे हमारा इस लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन मिली रहती है उस वाले एरिया को बोलते हैं हम इलियम बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा। अब देख लीजिए इसी वाले क्वेश्चन में पूछा गया डिस्कस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे क्या करना है स्मॉल इंटेस्टाइन के एनाटॉमी और उसके फिजियोलॉजी के बारे में डिटेल में लिखना है, तभी आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे इसके एनाटॉमी के बारे में। मैंने बोला कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं, डियोडेनम, जूजिनम और इलियम के बारे में। तो आइए इन्हीं के बारे में देखते हैं। तो हमारा जो डियोडेनम होता है यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं जहाँ पे हमारा स्टमक एंड होता है उसके बाद जो एरिया स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं क्या, हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि जो ये आपको सी आकार का दिख रहा है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डियोडेनम बोलते हैं, और इसका आकार जो होता है सी के आकार का होता है। और ये क्या करता है जो डियोडेनम होता है, मतलब कि मान लीजिए हमारे फूड जो है स्टमक के अंदर आया था, स्टमक के अंदर सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ फूड, मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिसीव भी करने का काम कौन करता है, हमारा डियोडेनम वाला पार्ट करता है। अब जो फूड रिसीव किया हो उसको क्या करता है आगे ज्यूजेनम में भेजने का काम भी हमारा कौन करता है, डियोडेनम करता है। अब देख लीजिए क्या होता है कि हमारा जो डियोडेनम वाला पार्ट रहता है यहीं पे हमारे क्या अटैच रहते हैं, इस तरीके से हमारे पाए जाते हैं पैनक्रियास पाए जाते हैं। अब ये पैनक्रियास क्या करते हैं अपने अंदर के जो मतलब कि डाइजेस्टिव जूस है उसको इसी वाले पार्ट में मतलब डियोडेनम वाले पार्ट में रिलीज करने का काम करते हैं। और जो हमारे रहते हैं लीवर रहते हैं वो भी क्या करते हैं अपने अंदर से जो जूस होती है, जो मतलब कि बाइल जूस होती है उसको रिलीज करने का काम डियोडेनम वाले पार्ट में ही करते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है वह हमारी 10 से 11 इंच इसकी लंबाई होती है। अब देख लीजिए बात करते हैं दूसरा पार्ट आ जाता है ज्यूजेनम के बारे में। जो ज्यूजेनम होता है यह हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच वाला पार्ट होता है, और ये हमारा जो होता है बहुत ही ज्यादा फोल्डेड पार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज्यादा क्या होता है फूड के अंदर के जो न्यूट्रिएंट रहते हैं उसका सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है शुगर का होता है, एमिनो एसिड का होता है और फैटी एसिड का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है इसी ज्यूजेनम वाले पार्ट में होता है। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि फाइनली ब्रेक ऑफ द फूड कंप्लीटली हियर, मतलब कि यहाँ पे फूड का जो ब्रेक डाउन होता है पूरी तरीके से इसी वाले पार्ट में हो जाता है। और लिखा गया इट सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, मतलब कि जो ज्यूजेनम वाला पार्ट होता है ये क्या करता है इंटेस्टाइनल जूस जैसे इरेप्सिन, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रेज और लाइपेज इन सारे डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करने का काम करता है, जिनकी हेल्प से जो भोजन होता है उसका अच्छे तरीके से डाइजेशन हो जाता है। और इसकी जो लंबाई रहती है 4 से 8 फीट लॉन्ग होता है। अब देख लीजिए हमारा लास्ट पार्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं इलियम बोलते हैं। तो इलियम जो होता है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट होता है। तो वही लिखा गया लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे जो लास्ट वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इलियम बोलते हैं, और इसकी जो लंबाई होती है वह हमारी 10 से 11 फीट इसकी लंबाई होती है। और ये जो होता है मतलब कि छोटा सा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, लेकिन ये क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है और लार्ज इंटेस्टाइन होता है दोनों को जोड़ने
तोड़ने का काम हमारा यही इलियम वाला पार्ट करता है। अब देख लीजिए क्या होता है कि जो यहाँ पे डाइजेशन जिन फूड का हो गया था जिजुनम के अंदर, अब वो हमारा क्या होगा, जो फूड होगा उस फूड को हमारा इलियम क्या करता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में भेजने का काम करता है। तो वही लिखा गया इलियम सेंड डाइजेस्टेड फूड वेस्ट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारा जो इलियम रहता है ये क्या करता है कि जो डाइजेस्टेड फूड रहते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजने का काम करते हैं। अब देख लीजिए एग्जाम में पूछा गया कि फिजियोलॉजी मतलब उसके फंक्शन के बारे में बताइए। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला काम है कि ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्व करता है, प्रोटीन को एब्जॉर्व करता है, फैट को एब्जॉर्व करता है, कहाँ पे, ब्लड के अंदर एब्जॉर्व करने का काम करता है। दूसरा कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्व करने का काम करते हैं। तीसरा इसका काम है कि ये क्या करते हैं कि लिम्फॉइड टिश्यू इसके अंदर पाए जाते हैं, और जिसके वजह से अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आते हैं, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, मान लीजिए बैक्टीरिया अगर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है तो उसको मारने का काम हमारे यही लिम्फॉइड टिश्यू करते हैं। अब देख लीजिए आगे वही लिखा गया डेट प्रोटेक्टिव अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि अगर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम कौन करता है, हमारे जो लिम्फॉइड टिश्यू जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। अब देख लीजिए आगे लिखा गया है कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं ये क्या करते हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड रहता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजने का काम करते हैं, और इसका काम ये भी है कि स्टमक से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिसीव भी करने का काम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन करते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है हम लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब बात करेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसके बारे में। देख लीजिए जो मैंने पार्ट के बारे में बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें बताई, वही चीजें आप सेम टू सेम लिखेंगे। बस आपको क्या अलग लिखना है कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन कैसे होता है, बस यही सारे मतलब कि यही आपको डिफर लिखना है, और जो भी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई है आपको वही सारी चीज़ें इसके अंदर आपको उठा के लिख देने, आप 10 नंबर आराम से पा जाएंगे। तो आइए बात करते हैं हमारा जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन की प्रोसेस होती कैसे है, इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। और अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो आइए बात करते हैं हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में। देख लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फूड है, अब इस फूड को सबसे पहले कहाँ पे लेते हैं, माउथ के अंदर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए फूड है, फूड को हमने माउथ के अंदर डाला, तो माउथ के अंदर जैसे ही डालते हैं तो माउथ के अंदर हमारे होते हैं दांत प्रेजेंट होते हैं, तीत प्रेजेंट होते हैं। अब वो तीत क्या करते हैं, उस फूड पार्टिकल्स को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही तोड़ते हैं तुरंत क्या होता है कि हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिवेट होने के बाद अपने अंदर से सलाइवा को रिलीज करती है। अब उस सलाइवा के अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, और जो सलाइवा होती है उसके अंदर वाटर भी पाए जाते हैं। और वो वाटर क्या हो जाता है, मतलब कि जो सलाइवा होता है हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है और हमारे जो फूड होते हैं उसको गीला बना देता है, जिसकी हेल्प से हमारा जो भोजन होता है वह आसानी से हमारे ओसोफेगस के अंदर जा सके। ठीक है, अब देख लीजिए क्या हो, मैंने बोला कि जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलती है उसके अंदर हमारे एंजाइम्स भी होते हैं। उसी एंजाइम में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एमाइलेज एंजाइम बोलते हैं। अब ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, अगर मतलब कि आपके भोजन के अंदर स्टार्च है तो उस स्टार्च को तोड़ने का काम हमारा यही एमाइलेज एंजाइम करता है। तो ये आपने पहला स्टेप समझा। अब जो भोजन है हमारे माउथ से कहाँ पे जाएगा, ओसोफेगस, मतलब कि भोजन यहाँ पे अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसके अंदर लार भी मिल जाएगी, एंजाइम भी मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमारा भोजन जो होगा लुद्दी जैसा हो जाएगा। तो ये अब आगे आ जाएगा मतलब फेरिंग्स में, फेरिंग्स से होते हुए अब ओसोफेगस के अंदर आ जाएगा। अब ओसोफेगस में जैसे भोजन आता तो ओसोफेगस क्या करता है कि उस भोजन को माउथ से स्टमक के अंदर भेजने का काम करता है, हमारा यही करता है। मतलब कि ये क्या करता है, भोजन के लिए एक रूट, एक रास्ता प्रोवाइड करने का काम करता है ताकि हमारा भोजन जो है हमारे स्टमक के अंदर आ जाए। अब भोजन हमारे स्टमक के अंदर आ जाता है। अब भोजन जैसे स्टमक के अंदर आता है, अब यहाँ से रहता है कम से कम 2 से 3 घंटे तक हमारा भोजन यहीं पे रहता है। और क्या होता है कि हमारी जो स्टमक की दीवार रहती है, जो स्टमक की मसल्स रहती है, इसके अंदर पेरिस्टालिस मूवमेंट होता है, मतलब इसके अंदर मूवमेंट होता है जिसकी हेल्प से भोजन को अच्छे तरीके से वहाँ पे मथा जाता है, मिक्स किया जाता है। और वहाँ पे क्या होता है कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होती है जिसको बोलते हैं हम क्या, HCl बोलते हैं। अब HCl रिलीज होगा। अब वो HCl क्या करता है, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स
में तोड़ना स्टार्ट कर देता है। और उसी मतलब कि स्टमक के अंदर कुछ हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम निकलती है जिसको बोलते हैं पेप्सिन बोलते हैं, और ये पेप्सिन क्या करती है, जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ने का काम करती है। अब भोजन जो होता है हमारे स्टमक से पहुंच जाता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब कि डिओडेनम के अंदर पहुंच जाता है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब कि डिओडेनम वाले पार्ट में यहीं से हमारा पैनक्रियाज अटैच रहता है। अब पैनक्रियाज से निकलते हैं क्या, कुछ एंजाइम निकलती है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम निकलती हैं, और कुछ इंसुलिन भी निकलते हैं, और हमारे बाइकार्बोनेट निकलते हैं, जो क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एसिड आ गए हैं तो उसको न्यूट्राइज करने का काम हमारे एक बाइकार्बोनेट आयन करते हैं। और जो यहाँ पे एंजाइम्स निकलती है क्या करती है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। और यहीं पे हमारे रहते हैं लीवर रहते हैं, ठीक है, और जिस मतलब कि जो हमारे इस तरीके से डिओडेनम वाले पार्ट से अटैच रहते हैं, ठीक है। अभी क्या करता है, लीवर अपने अंदर से निकालता है क्या, बाइल जूस निकालता है, और ये बाइल जूस क्या करता है, उस भोजन को यहीं वाले मतलब कि डिओडेनम वाले पार्ट में तोड़ने का काम करेगा। और भोजन क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि वह न्यूट्रिएंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में टूट जाएगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा, ठीक है, विटामिन में टूट जाएगा। तो अब वो सारी चीज़ें कहाँ पे चली जाती हैं, हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे जिजोनम वाला पार्ट है, मैंने बताया कि वहीं पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो एमिनो एसिड होती है, जो ग्लूकोज होता है, इन सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। अब कुछ ऐसे चीज़ें रहती है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं एब्जॉर्ब हो पाती, तो अब हमारा जो थोड़ा मोड़ा अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वह हमारा आ जाता है कहाँ पे, जो हमारी बड़ी वाली आंत रहती है लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे आता है तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है, और कुछ हमारे इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, कैल्शियम, इन सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है। अब जब सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती है, अब हमारा पूरा प्योर तरीके से वेस्ट बचता है। अब ये वेस्ट हमारा कहाँ पे आ जाता है, रेक्टम में, मतलब कि आके यहाँ पे रेक्टम में स्टोर रहेगा। और मतलब कि जब हमें क्या होगा, फील होगा, तो क्या होगा कि एनस के थ्रू हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रोसेस में लिख लीजिएगा, एक बार आपको ऐसे दिखा देते हैं अच्छे तरीके से, आप एग्जाम में लिख के ही आएगा। मैंने बहुत ही इजी तरीके से लिखा है। तो सबसे पहले फूड जाएगा माउथ में, माउथ से जाएगा एसोफेगस में, ओसोफेगस से जाता है स्टमक के अंदर, स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर हमारा जो वेस्ट जाता है कहाँ पे, रेक्टम में, रेक्टम में एनस से होते हुए बाहर निकल जाता है। तो ऐसे करके आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ए वाले क्वेश्चन जो हमारे पूरे तरीके से ए भी सॉल्व हो गए और ए वाले भी सॉल्व हो गए। अब सॉल्व करना हमारा जो तीसरा वाला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे पूछा गया स्टमक के बारे में, स्टमक की आप क्या करिए, एनाटॉमी बताइए और इसके फंक्शन के बारे में आप डिटेल में बताइए। तो आइए जान लेते हैं कि जो हमारा स्टमक होता है इसकी क्या फिजियोलॉजी होती है, सारी चीज़ें इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टमक के बारे में। तो हमारा जो स्टमक होता है इसका जे आकार का शेप होता है, जे आकार का एक ऑर्गन्स होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जो हमारा स्टमक होता है इसका जो लोकेशन होता है यह हमारे एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है 30 ml से लेकर 1.5 लीटर तक इसकी कैपेसिटी होती है। और इसकी जो लंबाई होती है हमारी 15 से 20 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। तो ये चीज़ें लिख लेंगे। और इसमें क्या लिखेंगे कि जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, मतलब कि जो ऊपर वाला पार्ट है किससे जुड़ा होता है, हमारे इस तरीके से ओसोफेगस से जुड़ा होता है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम वाले पार्ट से जुड़ा होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई, इसको देख करके लिख सकते हैं। और जो हमारा मतलब कि स्टमक होता है ये अपने अंदर से गैस्ट्रिक फ्लूइड निकालते हैं और एक गैस्ट्रिक फ्लूइड क्या करते हैं कि भोजन को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। समझ गए सारी चीज़ें। अब देख लीजिए, बात करते हैं इसके पार्ट के बारे में, मतलब कि जो स्टमक होता है किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है। तो हमारा जो स्टमक होता है टोटल यहाँ पे 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला पार्ट आ जाता है कार्डिया आ जाता है, दूसरा आ जाता है हमारा फंड्स आ जाता है, तीसरा हमारी बॉडी आ जाती है और चौथा पार्ट आ जाता है हमारा पायरोलस आ जाता है। तो आपको दिखा देते हैं इस तरीके से डायग्राम मैंने एक और बनाया है, मतलब कि जहाँ पे हमारा ओसोफेगस जुड़ा रहता है उसी के जस्ट नीचे वाली जो एरिया रहती है, मतलब कि इतनी एरिया हमारी हो गई किसकी, कार्डिया की हो गई। फिर ये जो डोम शेप का दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम फंड्स बोलते हैं। और ये पूरी एरिया को बोलते हैं बॉडी बोलते हैं। और जहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा
रहता है, इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, पायरोलस बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के मैंने बताई है, डायग्राम मैंने बना दिया अच्छे तरीके से, इसको देख करके आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहला पार्ट जो हमारा आ जाता है कार्डिया। कार्डिया का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारा ओसोफेगस हमारे स्टमक से जुड़ा रहता है, उस वाले एरिया को बोलते हैं हम कार्डिया बोलते हैं। तो वही लिखा गया है, द एरिया वेयर द ओसोफेगस कनेक्ट टू द स्टमक, मतलब कि वो एरिया जहाँ पे हमारा ओसोफेगस हमारे स्टमक से जुड़ा रहता है, उस एरिया को हम बोलते हैं क्या, कार्डिया बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि जो हमारा कार्डिया होता है, इसके अंदर हमारे पाए जाते हैं स्पिंचर पाए जाते हैं, मतलब कि एक हमारे वाल्व पाए जाते हैं, बोल सकते हैं एक गेट पाए जाते हैं, जो क्या करता है कि एसिड को ओसोफेगस में जाने से रोकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बना दूं इस तरीके से, मान लीजिए ये हमारा हो गया क्या, ओसोफेगस हो गया। अब यही ओसोफेगस से जुड़ा होता है, इस तरीके से हमारा स्टमक इस तरीके से जुड़ा होता है। अब मैंने बोला कि जहाँ पे मान लीजिए यहीं पे हमारा क्या है कि ओसोफेगस जो है स्टमक से जुड़ा है, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, इस वाले पार्ट को सर बोल देते हैं, अभी आपने बोला कि इसको बोलते हैं कार्डिया बोलते हैं। अब इस कार्डिया वाले एरिया पे मतलब कि यहीं पे हमारे इस तरीके से गेट पाए जाते हैं, इस तरीके से गेट पाए जाते हैं। जब क्या होता है कि भोजन आता है तो एक गेट खुल जाता है, जब भोजन नहीं आता तो बंद रहता है। तो ये गेट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर स्पिंचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिंचर बोलते हैं। और ये स्पिंचर क्या करता है, जो स्टमक का एसिड है उसको ओसोफेगस में जाने से रोकने का काम हमारा यही स्पिंचर करते हैं, यही गेट करते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर यही एसिड अगर हमारा ओसोफेगस के अंदर चला जाता है, तो हमें क्या हो जाता है, रिफ्लैक्स डिजीज हो जाती है, या तो हमारे जो ओसोफेगस है इसके अंदर हमारे अल्सर हो जाते हैं, सोर हो जाते हैं। समझ गए। अब देख लीजिए दूसरा पार्ट आ जाता है हमारा फंड्स आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे जो इस वाले पार्ट को जहाँ पे हमारा भोजन क्या होता है कि स्टोर रहता है, मतलब कि स्टमक के अंदर आता है भोजन, और जिस वाले पार्ट में स्टोर रहता है उसको बोलते हैं फंड्स बोलते हैं। और जो फंड्स होता है इसका जो शेप होता है डोम शेप का होता है। डोम मतलब होता है उभरा हुआ शेप। तो वही लिखा गया है कि इट इज द अपर डोम शेप पार्ट ऑफ द स्टमक, मतलब कि जो स्टमक होता है इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो डोम शेप का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंड्स बोलते हैं। अब जो फंड्स होता है इसके अंदर कुछ हमारे स्पेशल टाइप के सेल पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं चीफ सेल बोलते हैं और पैराइटल सेल बोलते हैं। जो चीफ सेल होती है पेप्सिन और लाइपोज को रिलीज करने का काम करती है। जो पैराइटल सेल होती है ये अपने अंदर से HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकालने का काम करती है। और जो ये फंड्स होता है क्या करता है, जो एक्स्ट्रा फूड आप खा लेते हैं या एक्स्ट्रा जो गैस बन जाती है यहाँ पे, उन सारी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करने का काम हमारा यही फंड्स करता है। अब देख लीजिए हमारा अगला पार्ट आ जाता है, बॉडी आ जाता है, जिसको हम कार्पस भी बोलते हैं। कार्पस मतलब कि जो इतनी सारी एरिया है इसको हम बोलेंगे क्या, कार्पस बोलते हैं। मतलब कि यह हमारे स्टमक का सबसे बीच वाला मिडिल वाला पार्ट होता है, जहाँ पे भोजन को ब्रेक किया जाता है और यहीं पे क्या होते हैं, भोजन को मिक्स किया जाता है। क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, मसल्स के बने होते हैं, तो इसलिए इसमें क्या होता है, पेरिस्टालिस मूवमेंट होता है, जिसके वजह से हमारा भोजन जो होता है अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स होता है। ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया कि ये जो बॉडी वाला होता है, मतलब कि जो कार्पस होता है, यह हमारे स्टमक का सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। अब हमारा लास्ट पार्ट आ जाता है, जिसको बोलते हैं पायरोलस बोलते हैं। और ये पायरोलस जो होता है हमारा स्टमक का सबसे नीचे वाला पार्ट, ए वाला जो पार्ट है, जहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं हम पायरोलस बोलते हैं। अब इसका नाम पायरोलस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पाए जाती हैं एक बैक्टीरिया पाई जाती है, जिसको बोलते हैं एच पायरोली बोलते हैं, मतलब कि हिबिस्कस पायरोली बोलते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं पायरोलस पार्ट बोलते हैं। और ये पायरोलस पार्ट क्या करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक को जोड़ने का काम हमारा यही करता है। समझ गए। तो वही लिखा गया इट कनेक्ट विद द डिओडेनम, मतलब कि जो हमारा पायरोलस होता है यह हमारा डिओडेनम के साथ कनेक्ट होता है। डिओडेनम और स्टमक जोड़ने का काम हमारा यही वाला पार्ट करता है। अब देख लीजिए कि हमारा जो पायरोलस वाला पार्ट होता है क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफर करने का भी काम करता है। और इसके अंदर भी कुछ स्पेशल सेल पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हम जी सेल बोलते हैं। और ये क्या करती है, गैस्ट्रिक हार्मोन्स को निकालने का काम करती है। समझ गए। अब यहाँ पे भी हमारे कुछ स्पिंचर पाए जाते हैं, कुछ गेट हमारे यहाँ पे भी पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, एसिड को डिओडेनम में मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से रोकते हैं। समझ गए। उसको भी हम क्या बोलेंगे, पायरोलस स्पिंचर बोलेंगे। यहाँ पे जो गेट पाए जाएंगे इसको बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए बात करते हैं लेयर ऑफ स्टमक के बारे में। तो हमारे जो स्टमक होता है ये हमारे 4 लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहले लेयर आती है जिसको बोलते हैं म्यूकोसा लेयर बोलते हैं। म्यूकोसा लेयर जो होती है
हमारी सबसे इनर लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है। इसके बाद आ जाता है हमारा सब म्यूकोसा आता है, फिर म्यूसिलरीज आ जाती है, फिर सबसे ऊपर वाली जो लेयर आती है उसको बोलते हैं सिरोसा बोलते हैं। तो आइए चारों के बारे में डिटेल में देखते हैं, क्योंकि 7 नंबर में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूकोसा लेयर के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्टमक है। अब स्टमक के सबसे जो अंदर वाली होती है लेयर, सबसे अंदर जो अंदर की साइड होती है उसको हम बोलते हैं क्या, म्यूकोसा बोलते हैं। तो वही लिखा गया कि हमारी जो म्यूकोसा होती है ये हमारी स्टमक की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, और इसके अंदर हमारे कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और एक ग्लैंड्स क्या करती है, कुछ एंजाइम्स को निकालती हैं, और क्या करती हैं कि डाइजेस्टिव जूस को निकालती हैं, और इसके साथ साथ एसिड को भी निकालने का काम करती हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, मतलब कि जो एंजाइम और हमारे जो एसिड होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ये क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखा दिया है कि जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसको बोलते हैं म्यूकोसा बोलते हैं। अब ये म्यूकोसा के अंदर हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है हमारी गॉबलेट सेल से बनी होती है, पैराइटल सेल से बनी होती है, चीफ सेल से बनी होती है, और जी सेल से बनी होती है। जो गॉबलेट सेल होती है क्या करती है, म्यूकस को रिलीज करती हैं। जो पैराइटल सेल होती है HCl को बनाती हैं, और जो चीफ सेल होती है क्या करती है, पेप्सिन लाइपेज एंजाइम को बनाती हैं, और जो जी सेल होती है क्या करती है, गैस्ट्रिक हार्मोन्स को निकालती है। और ये सारी चीजें मिलकर क्या करती है, जो मतलब कि स्टमक के अंदर भोजन आता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करती है। तो ये आप बना लीजिएगा अच्छे तरीके से, मैंने बनाया भी है। ठीक है, अब देख लीजिए, बात करते हैं दूसरी लेयर आ जाती है जिसको बोलते हैं सब म्यूकोसा बोलते हैं। मतलब कि म्यूकोसा के ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसको बोलते हैं क्या, सब म्यूकोसा बोलते हैं। तो हमारी जो सब म्यूकोसा लेयर होती है यह हमारी म्यूकोसा, और जो हमारी तीसरी लेयर होती है जिसको बोलते हैं म्यूसिलरीज बोलते हैं। म्यूसिलरीज और म्यूकोसा के बीच जो लेयर पाई जाती है उसको बोलते हैं सब म्यूकोसा बोलते हैं। और ये जो सब म्यूकोसा लेयर होती है यह हमारी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और इसके अंदर हमारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, नर्व सेल पाई जाती है, और लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती है। और आपको पता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगी मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई करने में हेल्प करेगी, और न्यूट्रिएंट भी देने को काम हमारा कौन करती है, यही करती है। हमारे स्टमक को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन देने का काम हमारी यही वाली लेयर करती है, क्योंकि इसके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। और क्या करती है कि हमारी जो सब म्यूकोसा लेयर होती है क्या करती है कि जो भोजन होता है उसको डाइजेशन कब करना है, कब नहीं डाइजेशन करवाना है, उसको भी कंट्रोल करने का काम करती है। क्यों करती है, क्योंकि इसके अंदर नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, और अगर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया अगर हमारे स्टमक के अंदर आ जाती है तो उसको मारने में हेल्प कौन करता है, हमारा सब म्यूकोसा करता है। क्योंकि ये इसके अंदर क्या पाई जाती है, लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती है, जिसके अंदर लिम्फ पाए जाते हैं। अब देख लीजिए, बात करते हैं अगला कि हमारे जो म्यूकोसा लेयर होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे सब म्यूकोसा लेयर होते हैं ये हमारे म्यूकोसा लेयर को सुरक्षा देते हैं, क्योंकि हमारे म्यूकोसा के ऊपर पाए जाते हैं। मतलब कि ये क्या करेंगे, म्यूकोसा लेयर को सुरक्षा देने का काम करते हैं और डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। अब देख लीजिए, हमारी तीसरी लेयर आ जाती है जिसको बोलते हैं म्यूसिलरीज बोलते हैं। तो हमारी जो म्यूसिलरीज लेयर होती है यह हमारी जो सब म्यूकोसा होती है और जो सिरोसा होती है इन दोनों के बीच में पाई जाती है, इस तरीके से उसको बोलते हैं म्यूसिलरीज बोलते हैं। अब जो म्यूसिलरीज होती है यह मतलब कि इसके अंदर जो मसल्स की लेयर पाई जाती है, और ये क्या करता है, भोजन को मिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है मिक्स फूड विद द स्टमक जूस एंड मूव टुवर्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कि यही म्यूसिलरीज वाली जो लेयर होती है ये क्या करेगी, भोजन को स्टमक के अंदर मिक्स भी करती है। ठीक है, क्योंकि ये मसल्स के बने होते हैं, मस्कुलर लेयर इसमें पाई जाती है, और ये क्या करता है कि जो भोजन होता है, भोजन को जो स्टमक के अंदर जूस रहता है उन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स तो करेगी, लेकिन जो भोजन रहता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पुश करने का काम, भेजने का काम हमारा यही म्यूसिलरीज लेयर करती है। अब यहाँ पे सबसे मतलब कि ऊपर वाली लेयर आ जाती है जिसको बोलते हैं सिरोसा बोलते हैं, और ये जो सिरोसा लेयर होती है ये हमारी म्यूसिलरीज लेयर के ऊपर पाई जाती है, और ये हमारी सबसे आउटर लेयर होती है और सबसे स्ट्रॉन्गर लेयर होती है। और ये क्या करती है, हमारे पूरे स्टमक को कवर करने का काम करती है, और पूरे स्टमक को जो क्या है प्रोटेक्शन देती है, और अदर आर्गन्स के साथ कोई भी फ्रैक्शन ना हो, कोई भी घर्षण ना हो किसी दो आर्गन्स के बीच, तो यही सुरक्षा देने का काम हमारी सिरोसा लेयर करती है। तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देख लीजिए, बात करते हैं स्टमक के फंक्शन के बारे में, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब एनाटॉमी, और इसके फंक्शन के बारे में बताना है। तो आइए बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। सबसे पहला फंक्शन स्टमक का है कि ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। और फूड को कौन सा पार्ट स्टोर करता है, जिसको हम बोलते हैं फंड्स बोलते हैं। फंड्स क्या करता है, भोजन और गैस को स्टोर करने का काम करता है। अब यहाँ पे दूसरा काम आ जाता है
मिक्सिंग फूड, मतलब कि जो हमारी तीसरी वाली लेयर होती है जिसको बोलते हैं म्यूसिलरीज लेयर बोलते हैं, और वो म्यूसिलरी लेयर के अंदर क्या पाई जाती है, हमारे मसल्स की लेयर पाई जाती है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, भोजन की अच्छे तरीके से मिक्सिंग हमारा कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो फूड रहता है, फूड के साथ हमारे जो डाइजेस्टिव जूस रहते हैं अच्छे तरीके से मिलाने का काम हमारा स्टमक ही करता है। अब आगे लिखा गया केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि हमारे जो स्टमक होता है वहाँ से हमारे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। केमिकल्स में जैसे हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गए, HCl हो गए, ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव जूस भी निकलते हैं, जैसे हमारे कुछ एंजाइम्स हो गए। वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, भोजन को ब्रेक डाउन करने का काम करती है, भोजन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का काम करती हैं। अब देख लीजिए आगे है कि हमारा जो स्टमक होता है ये क्या करता है कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, जो हमारे फूड के साथ हमारे स्टमक के अंदर चले आते हैं, उन सारी चीज़ों को मारने का भी काम करते हैं। और मारने का काम कौन करता है, जो हमारे गैस्ट्रिक एसिड होते हैं, जो गैस्ट्रिक HCl होते हैं, वही क्या करते हैं कि मतलब उन सारे बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं, जिससे हमारे स्टमक को प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलता है। अब क्या होता है, अगला काम यहाँ पे लिखा गया कि जो हमारा स्टमक होता है ये क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने का काम भी करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व कर लिए, तो आई होप तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लीवर। लीवर की एनाटॉमी बतानी है, लीवर की फिजियोलॉजी के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखनी है। आइए बात करते हैं लीवर के बारे में। तो लीवर जो होता है एक तरीके का हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, जो डाइजेशन में हेल्प करती है, और इसके साथ साथ जो लीवर होती है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारे बॉडी में, क्योंकि इसका जो वेट होता है 1.4 से लेके 1.8 kg तक होता है, और इसके कम से कम 100 प्लस काम भी होते हैं, इसलिए इसको बोला गया क्या, लार्जेस्ट ग्लैंड बोला गया है। अब देख लीजिए इसका जो लोकेशन होता है ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अपर राइट साइड में प्रेजेंट होता है। इसका वेट मैंने बोल दिया कि मेल के अंदर जो होता है 1.4 से लेके 1.8 kg होता है, और फीमेल के अंदर 1.2 से लेके 1.4 kg होता है। और इसका जो कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और इसका जो शेप होता है वेज मतलब कि कील शेप का होता है, या बोल सकते हैं इसका जो शेप होता है वो हमारे कोन शेप का होता है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, या बोल सकते हैं कील शेप का, या बोल सकते हैं कोन शेप का, या बोल सकते हैं समोसे का शेप का होता है। बस ऐसे सिंपल तरीके से आप खुद ही जान लीजिए। अब देख लीजिए इसमें मतलब कि जो लीवर होता है ये हमारे 4 लोब से बना होता है। इसमें पहला जो लोब होता है जिसको राइट लोब बोलते हैं, दूसरा हमारा लेफ्ट लोब होता है, तीसरा हमारा कॉर्डेट लोब होता है, और अगला होता है हमारा कॉर्डेट लोब होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट मैंने नोट करके लिख दिया, एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता, पूछ सकता, व्हाट इज हिपैटोलॉजी। तो यहाँ पे जान लीजिए हिपैटो वर्ड का मतलब होता है क्या, लीवर, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जब हम लीवर के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हिपैटोलॉजी बोलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि जो हमारा लीवर होता है यह बाइल जूस को रिलीज करने का काम करता है, और ये बाइल जूस हमारा गाल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। आगे आपको डायग्राम से दिखाने वाले हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है कि लिखा है इट इज हाई रीजनरेशन पावर, मतलब कि अगर हम लीवर को काट देते हैं तो लीवर के अंदर ऐसी मतलब कि सेल ग्रोथ की पावर होती है, वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए छिपकली है, छिपकली की पूंछ काट देते हैं तो फिर कुछ दिन बाद ग्रो हो जाता है, फिर से ग्रो हो जाता है। उसी तरीके से हमारे लीवर के अंदर भी रीजनरेशन की पावर बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। अब देख लीजिए बात करते हैं लोब्स ऑफ लीवर के बारे में, या बोल सकते हैं हिपैटिक लोब्स के बारे में। हिपैटिक वर्ड आए मतलब समझ जाइए लीवर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो हमारे जो लीवर होते हैं इसके अंदर हमारे 4 लोब पाए जाते हैं। तो इसमें एक होता है राइट लोब होता है, एक हमारा लेफ्ट लोब होता है, एक होता है काउडेट लोब होता है, एक हमारा कॉर्डेट लोब होता है, और यहाँ पे नीचे इस तरीके से हमारे गाल ब्लैडर भी पाए जाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे चारों लोब मैंने लिख दिया, और इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी लिख दिया है, ठीक है। सिक्योरल, सी फॉर हो गया हमारे क्या, कॉर्डेट लोब हो गया, और क्यू यू ए से हो गया हमारे कॉर्डेट लोब हो गया, आर फॉर हो गया राइट लोब हो गया, एल फॉर हो गया लेफ्ट लोब हो गया। तो ऐसे इसको याद भी कर सकते हैं। तो आइए सभी के बारे में देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारा लेफ्ट लोब आ जाता है। लेफ्ट लोब जो होता है ये हमारे राइट लोब के कंपेयर में छोटा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा हमारा क्या होता है, राइट लोब है, लेकिन हमारा जो लेफ्ट वाला लोब है इतने बड़ा में छोटा मतलब होता है। और हमारा जो लेफ्ट वाला लोब होता है ये हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। अब देख लीजिए आ जाता है हमारा राइट लोब आ जाता है।
जाता है। राइट लोब जो होता है यह हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा लोब होता है हमारे लीवर का, और ये हमारे बॉडी के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। अब देख लीजिए अगर आ जाता है हमारा काउडेट लोब आ जाता है। काउडेट जो लोब होता है यह हमारा स्मॉल लोब होता है और यह हमारे लीवर के बैक साइड मतलब लीवर के पीछे पाया जाता है, और इसी के पास हमारे इंफेरियर वेना कावा पाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंफेरियर वेना कावा है, और यहाँ पे इसी के जस्ट हमारा नियर मतलब कि जस्ट पास में हमारा काउडेट लोब पाया जाता है। अब हमारा जो चौथा आ जाता है कॉर्डेट लोब आ जाता है। कॉर्डेट लोब भी हमारा जो होता है स्मॉल लोब होता है, और यह हमारा जो होता है लीवर के अंडर साइड मतलब कि लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो होता है गाल ब्लैडर के पास में होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाल ब्लैडर है, तो गाल ब्लैडर के पास में हमारे जो होते हैं कॉर्डेट लोब हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम से आप आसानी से देख सकते हैं। अब देख लीजिए आगे हमारा आ जाता है यहाँ पे इसकी मतलब कि डिटेल एनाटॉमी के बारे में, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर के बारे में। तो हमारा जो लीवर होता है इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है वह हमारे हिपैटिक लोब्यूल्स से मिलके बना होता है। अब जो हमारे हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं यह हमारे लीवर के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं, सबसे छोटी इकाई कहलाते हैं। अब जो हमारे हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं इसका जो शेप होता है वह हमारा हेक्सागोनल शेप का होता है, या बोल सकते हैं हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, हनी कॉम्ब लाइक इसका शेप होता है। ठीक है, तो ऐसे बता सकते हैं जैसे मान लीजिए लीवर है, लीवर के अगर एक सेल को ऐसे निकाले तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, हिपैटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। और इस हिपैटिक लोब्यूल्स के ऊपर हमारी एक लेयर पाई जाती है, कैप्सूल पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हम क्या, गिलेसन्स कैप्सूल्स बोलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है हिपैटिक लोब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ सेल कॉल्ड द लीवर सेल या हिपैटोसाइट सेल, मतलब कि जो हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं इसके अंदर हमारे छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, लीवर सेल बोलते हैं, इसको हिपैटोसाइट बोलते हैं। क्योंकि हिपैटोसाइट का मतलब समझ लेते हैं, हिपैटो का मतलब हो गया लीवर और साइट का मतलब हो गया सेल, तो लीवर के सेल को क्या बोलेंगे हम, हिपैटोसाइट सेल बोलेंगे। अब देख लीजिए बात करते हैं पार्ट्स ऑफ हिपैटिक लोब्यूल्स के बारे में। तो हमारे जो हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं हमारे तीन पार्ट से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा हिपैटोसाइट्स आ जाते हैं, दूसरा आ जाता है हमारा सेनोसाइट, तीसरा पार्ट आ जाता है हमारा पोर्टल वेन्स आ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं हिपैटोसाइट के बारे में। तो हमारी जो हिपैटोसाइट्स होती हैं एक ऐसी सेल होती है जो हमारी लीवर की सबसे मेन सेल होती है, और ये हमारी एक प्लेट के ऊपर पाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या हो गई, प्लेट हो गई, इस प्लेट के ऊपर छोटी छोटी ऐसी आपको सेल दिख रही है जिसको बोलते हैं हम क्या, हिपैटोसाइट बोलते हैं। ठीक है, और इस मतलब की गैप को बोलेंगे, जैसे मान लीजिए मैं इस तरीके से बना दूं स्ट्रक्चर, जैसे ये हिपैटिक लोब्यूल्स हो गया, अब ऐसे छोटे छोटे पतले पतले ऐसे कैनाल पाए जाते हैं, और इस कैनाल को हम क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको बोलते हैं हम क्या, बाइल कैनकुली बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, बाइल कैनकुली बोलेंगे। और इसी के ऊपर हमारे पाए जाते हैं छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट बोलते हैं। और इस पूरे को अब क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं हम प्लेट बोल देते हैं। समझ गए सारी चीजें। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा गया है, इट दे कैरी आउट मोस्ट लीवर फंक्शन, मतलब कि ए वाला पार्ट जो होता है सबसे ज्यादा काम करता है। क्या क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, बाइल का प्रोडक्शन करता है, और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है अगर लीवर के पास कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करने का काम हमारा यही हिपैटोसाइट्स करते हैं। अब देख लीजिए अगला पार्ट आ जाता है सिनोसाइट आ जाता है। सिनोसाइट का मतलब होता है कि एक प्लेट ए हो गई, दूसरी प्लेट ए हो गई, तो दो प्लेट के बीच का जो ये आपको गैप दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं सेनोसाइड बोलते हैं। तो पहली प्लेट हो गई, दूसरी प्लेट हो गई, दोनों प्लेट के बीच का जो जगह इसको क्या बोलेंगे, सेनोसाइड बोलते हैं। और ये सेनोसाइड जो होते हैं इसके अंदर हमारे कुछ सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं कुफर सेल बोलते हैं। और एक कुफर सेल क्या करती है, फैट को बनाने का काम करती है, जिसको हम फैट सेल भी बोलते हैं। और एक कुफर सेल क्या करती है, अगर हमारे लीवर के अंदर कोई बैक्टीरिया चली जाती है तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, रिमूव आउट करने का काम करता है। अब देख लीजिए हमारा जो थर्ड पार्ट आ जाता है तो इसको बोलते हैं क्या, पोर्टल वेन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारे हिपैटिक लोब्यूल्स है इसके ऊपर तीन ऐसे कंकड़ जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिसको बोलते हैं क्या, पोर्टल ट्रेड बोलते हैं। तो ये हमारे पोर्टल ट्रेड जो होते हैं यह हमारे हिपैटिक लोब्यूल्स के सभी कॉर्नर पे पाए जाते हैं इस तरीके से। तो इसमें तीन चीजें होती है। सबसे पहला होता है हमारा हिपैटिक आर्टरीज होता है, जैसे मान लीजिए ये हिपैटिक आर्टरीज हो गई। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बीच वाले मान लीजिए पोर्टल वेन हो गई। और तीसरा वाला मैंने बोल दिया कि ये हमारा क्या हो गया, बाइल डक्ट हो गया। तो तीन चीजें होती हैं। जो हिपैटिक आर्टरीज होती है क्या करती हैं, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती हैं। जो हमारी पोर्टल वेन होती है मतलब कि जो बीच वाला ये क्या करता है कि जो न्यूट्रिएंट रहता है, न्यूट्रिएंट रिच जो ब्लड रहता है वो स्टमक से इंटेस्टाइन में ले जाने का काम करता है। और जो हमारा बीच वाला पार्ट होता है, साइड वाला पार्ट होता है जिसको बाइल
बोलते हैं, बाइल डक्ट बोलते हैं। और ये क्या करता है कि जो हमारा हेपेटोसाइट सेल होते हैं जो बाइल को निकालते हैं, इसी के सहारे जाता है, मतलब हमारे कहाँ पे जाता है, डिओड्रम में जाता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख करके लिख ले सकते हैं। अब देख लीजिए, बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीवर के बारे में। तो हमारा जो लीवर होता है, सबसे पहला काम है कि ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म कैसे करता है, ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ने का काम करता है, फैटी एसिड को एनर्जी में तोड़ने का काम करता है, और ये क्या करता है कि डाइजेशन में भी हेल्प करता है और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ये टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करने का काम करता है, विटामिन को स्टोर करने का काम करता है, मिनरल्स को स्टोर करने का काम करता है, इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है, और ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है, और इसके साथ साथ जो बाइल एसिड, बाइल जूस होते हैं उसको भी बनाने का काम करते हैं। और जो ओल्ड आरबीसी होते हैं, मतलब कि जो बूढ़ी आरबीसी होती हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम भी हमारा कौन करता है, यही लीवर करते हैं। तो आई होप आपको इतने सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब देख लीजिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। जो एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब कि यहाँ पे पूछा गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के बारे में। चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पूछा जाए, चाहे एटीसी पूछा जाए, कि या पूछा जाए कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, सारी चीजें आपको एक ही लिखनी है, यही वाला पूरा आपको क्या कर देना, छाप देना है। तो मैं आपको बस थोड़ा सा ऐसे सिंपल तरीके से बताऊंगा, और जो सारी चीजें लिखी गई हैं ये आप खुद से यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा। मैं बस आसानी तरीके से आपको इसको 1 मिनट में याद करा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप खाते क्या हैं, जैसे मान लीजिए आपने खाया क्या, रोटी खाई। अब ये रोटी जाती है कहाँ पे, हमारे जाती है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर ब्रेक होती है, मतलब कि टूटती है, टूटने के बाद पहुंचती है कहाँ पे, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यहाँ पे पहुंचेगी। अब यहाँ पे पहुंचेगी, मतलब कि यहाँ से जो हमारा ग्लूकोज होता है, मतलब कि जो रोटी से जो ग्लूकोज मिलेगा वो हमारे ब्लड के अंदर इस तरीके से ग्लूकोज जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है। ग्लूकोज क्या यहाँ पे चला गया, हमारे ब्लड के अंदर चला गया। अब एक ग्लूकोज क्या होता है कि आगे चल के किस में टूट जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूट जाता है। अब जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है, फिर ये आगे चल के हमारा 2 पायरुवेट बनाता है। क्या बनाएगा, 2 पायरुवेट बनाता है। ठीक है, आप इसको बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये 2 पायरुवेट में टूट जाएंगे, क्योंकि हमारा जो एक कार्बन होता है यहाँ, सॉरी एक ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन से बना होता है, और मतलब कि एक पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन से बना होता है, मतलब कि यहाँ पे 2 पायरुवेट बन जाएंगे। अब ये पायरुवेट जो होते हैं ये हमारे कहाँ पे पहुँचते हैं, अब हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुँचते हैं। तो ये बना दिया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुँच गए। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती यहाँ पे चलेगी क्या, क्रेब्स साइकिल चलेगी। कौन सी, जिसको आप बोलते हैं टीसीए साइकिल बोलते हैं, तो क्रेब्स साइकिल चलेगी। अब इस क्रेब्स साइकिल के पास पहुँचते हमारे क्या, जो पायरुवेट रहते हैं ये दोनों पहुँचेंगे। अब जैसे ही पहुँचते तो यहाँ पे बनेगा क्या, हमारा FADH बनेगा, और यहाँ पे दूसरी चीज़ बनेगी NADH बनेगा। जैसे FADH बनेगा, NADH बनेगा, और ये चीज़ें पहुँचती कहाँ पे, हमारे ETC के पास। जो हमारा ETC होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी, पहुँचेंगी हमारे कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के पास पहुँचेंगी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के पास पहुँचती है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ढेर सारे ATP, मतलब कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितना होता है यहाँ पे, मतलब कि 28 से लेके 34 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी है, यहाँ से देख करके आप आसानी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया बस वैसे वैसे आपको एग्जाम में लिखने हैं, और डायग्राम को सारी चीज़ें बना देनी है। और ये आप फुल फॉर्म जरूर से याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिया जाए। जो चीज़ें मैंने बताई है सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, इसको देख कर आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए आगे पूछा गया यहाँ पे अगला क्वेश्चन की डिफाइन द टर्म BMR। BMR होता क्या, 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। और आगे लिखा गया एंड हाउ इट टू डिटरमाइन डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग BMR, मतलब कि कैसे हम इसको डिटरमाइन करेंगे, BMR को कैसे पता लगाएंगे, और कौन कौन से फैक्टर्स जो BMR को अफेक्ट करते हैं इसके बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे BMR का मतलब होता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक का मतलब होता है कि जब आप रेस्ट के कंडीशन में रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप क्या है, सोए हैं, तो रेस्ट के कंडीशन में आपके बॉडी को मतलब कि प्रॉपर
फंक्शन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। तो वही लिखा गया है, बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी परफॉर्म बेसिक लाइफ फंक्शन एट रेस्ट। मतलब कि जब आप रेस्ट के कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, उस टाइम आप कुछ नहीं करते, कुछ नहीं खाते हैं, तो उस कंडीशन में कितना आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए, कितनी मात्रा में एनर्जी चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्या, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। या मैंने दूसरी डिफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है कि BMR इज मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बेसिक बॉडी फंक्शन वेयर योर बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन। मतलब कि जब आपकी बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहती है तो कितना एनर्जी उसको चाहिए होती है, किसके लिए, डाइजेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए। जैसे आप सोए रहते हैं तो तब भी आपकी सांस चलती रहती है, डाइजेशन की प्रोसेस होती रहती है। तो जब आप सोए रहते हैं, मतलब रेस्ट के कंडीशन में रहते हैं, तो आपके बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए होती है डाइजेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए, ब्लड पंपिंग के लिए, नर्व इंपल्स कंडक्शन के लिए और बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, BMR बोलते हैं, मतलब कि बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है BMR की, मतलब कि एक एडल्ट को जो है, मतलब एडल्ट मैन को जो होता है 1600 किलो कैलोरी पर डे चाहिए होती है। 1600 कैलोरी पर डे, मतलब इसको इतना चाहिए होती है जब बॉडी रेस्ट के कंडीशन में रहती है। और एक एडल्ट वुमेन को जो है 1400 कैलोरी जो होती है पर डे चाहिए होती है जब बॉडी उसकी रेस्ट के कंडीशन में रहती है, इतनी एनर्जी उसको चाहिए होती है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। अब देख लीजिए इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, 10 मार्क्स में ये पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। तो इसको जरूर से करके ही जाएंगे, एग्जाम में अच्छे तरीके से करके जाएंगे, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पहले आ जाता है क्या, मिफ्लिन एस्टी जोर फार्मूला आ जाता है। तो इस फार्मूले को आपको रट लेना अच्छे तरीके से। जो मैन के लिए होता है BMR इज इक्वल टू होता है 10 मल्टीप्लाई कर देंगे वेट, मतलब कि कितने केजी का है, प्लस कर देंगे 6.25 कर देंगे, और उसकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर में लिख देंगे, -5 करके कितनी एज है और +5 कर देंगे। तो हमारा निकल के आ जाएगा मैन का कितना, मतलब कि जब उसकी बॉडी रेस्ट के कंडीशन में रहती है उसका BMR कितना होगा। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देख लीजिए अगर एक वोमेन के बारे में बात करते हैं, उसका BMR कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वोमेन के लिए BMR इज इक्वल टू होता है 10 मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से, मतलब उसका वेट कितना है, प्लस 6.25 कर देंगे, उसकी हाइट कितनी सेंटीमीटर में, -5 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एज से, माइनस कर देंगे 161 कर देंगे, तो वो निकल के आ जाएगा, ओमेन के लिए BMR निकल के आ जाएगा। अब देख लीजिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो BMR को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है एज आ जाती है, जेंडर आ जाता है, वेट आ जाता है, हाइट, बॉडी शेप आ जाता है, बॉडी साइज आती है, और मसल्स मास आ जाती है, जेनेटिक्स आ जाते हैं, हार्मोन्स, फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है, टेम्परेचर, फीवर, मतलब इलनेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले एज के बारे में। तो एज कैसे BMR को अफेक्ट करता है, मतलब कि अगर मतलब कि हमारी जो एज है, एज जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाएगी तो हमारा BMR वैसे वैसे घटता जाता है। मतलब कि जो एज होता है वह हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है BMR के। एज बढ़ेगी तो BMR घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि उस कंडीशन में हमारा जो मसल्स होता है वह डिक्रीज होने लगता है एज के अकॉर्डिंग। मतलब एज बढ़ती जाएगी तो मसल्स जो होती है हमारे बॉडी के अंदर कम होती जाती है और फैट की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हार्मोनल एक्टिविटी चेंज हो जाती है और BMR जो होता है वह हमारा डिक्रीज हो जाता है। दूसरा हमारा आ जाता है जेंडर आ जाता है। जेंडर मतलब कि यहाँ पे लिखा है मेल हैव हायर BMR देन वोमेन, मतलब कि जो मैन होता है उसका BMR हाई होता है और वोमेन का BMR कम होता है। क्यों होता है? यहाँ पे लिखा गया है बिकॉज दे यूजली हैव मोर मसल, क्योंकि जो मैन होता है उसके अंदर मसल्स ज़्यादा होती है इसलिए उसका BMR ज़्यादा होता है, और फीमेल जो होती है उसके अंदर मसल्स कम होता है इसलिए उसका BMR क्या होता है? कम होता है। और वोमेन जो होती है उसके अंदर फैट ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए उसका BMR कम होता है। ये चीज़ें आप ध्यान देना है कि जो वोमेन होती है इसके अंदर फैट ज़्यादा होता है इसलिए इसका BMR जो होता है क्या होता है? कम होता है। और जो हमारे मैन होते हैं, जो मेल होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि मसल्स ज़्यादा होती है इसलिए उसका जो BMR होता है वह हाई होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब देख लीजिए अगला फैक्टर आ जाता है वेट आ जाता है। वेट का मतलब है कि अगर आपका जो वेट है, बॉडी जो वेट है अगर बढ़ेगा, आपके बॉडी वेट बढ़ेगा तो आपका जो BMR है वो भी बढ़ेगा। मतलब जो BMR होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे वेट के होता है। तो वेट बढ़ेगा
बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, BMR बढ़ेगा। अगला आ जाता है हाइट आ जाती है, मतलब कि अगर हमारी हाइट बढ़ेगी तो BMR भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया बॉडी हाइट इज बिगर, मतलब कि अगर हमारी जो हाइट है वह ज़्यादा हो जाएगी तो इससे क्या होगी कि हमारे बॉडी की जो सरफेस एरिया होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अब जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगी मतलब कि हमारे बॉडी को रेस्ट कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि हाइट बढ़ेगी तो एनर्जी मतलब BMR बढ़ेगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब देख लीजिए अगला आ जाता है बॉडी साइज आ जाती है। बॉडी साइज मतलब कि अगर हमारी बॉडी साइज ज़्यादा होगी, ठीक है, बॉडी साइज ज़्यादा होगी तो एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको। अब देख लीजिए आगे आ जाता है मसल्स मास, मतलब कि अगर मसल्स मास ज़्यादा होगा तो BMR ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मसल्स मास कम होगा तो BMR हमारा कम होगा, कम कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी। अब देख लीजिए आगे आ जाता है जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब होता है जेनेटिक वेरिएशन अफेक्ट BMR, मतलब इसके कहने का मतलब होता है अगर किसी को डायबिटीज़ हुआ होता है तो उनके बच्चे को भी हो सकता है, जिसकी वजह से उनका BMR जो होता है वह हमारा कम हो सकता है। तो ये हमारा जेनेटिक हो गया, जेनेटिक फैक्टर हो गया जो हमारे BMR को अफेक्ट कर रहा है। अगला आ जाता है हमारा हार्मोन्स आ जाता है। हार्मोन्स जैसे हमारे थायराइड हार्मोन्स हो गए, कैन स्पीड अप आर स्लो डाउन योर BMR, मतलब कि जो हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये हमारे BMR को अफेक्ट करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, BMR को बढ़ा भी सकते हैं और BMR को घटा भी सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगला हमारा जो फैक्टर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। अगर जो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा BMR भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत उस कंडीशन में ज़्यादा पड़ेगी। अब देख लीजिए आगे आ जाता है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी मतलब कि ज़्यादा करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो BMR ज़्यादा होगा, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब देख लीजिए बात करेंगे सिग्निफिकेंस या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ BMR के बारे में, मतलब कि जो BMR हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। तो BMR की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी को रेस्ट कंडीशन में कितनी एनर्जी चाहिए होती है, और हम क्या कर सकते हैं इसकी हेल्प से अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने डाइट की प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें कब कितनी डाइट लेने चाहिए, और इसकी BMR की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो थायराइड डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। तो ये सब हमारे हो गए फैक्टर्स हो गए जो हमारे BMR को अफेक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब देख लीजिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसके बाद हमारी ये वाली पूरी यूनिट एंड हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछा गया एक्सप्लेन एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक। तो हमारे स्टमक के अंदर एसिड का प्रोडक्शन कैसे होता है, बड़ी ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक का मतलब होता है क्या। तो हमारा एसिड प्रोडक्शन जो होता है एक तरीके की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो हमारे स्टमक के अंदर होती है, और इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्टमक के अंदर पैराइटल सेल होती है ये HCl को बनाने का काम करती है, HCl को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो HCl होता है एक तरीके का स्ट्रांग एसिड होता है जो हमारे स्टमक के pH को 1 से लेकर 3 तक मेंटेन करने का काम करता है। और जो हमारा स्टमक होता है इसके अंदर हमारी 4 लेयर प्रेजेंट होती है। मैंने पीछे भी बताया था कि जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसको बोलते हैं म्यूकोसा लेयर बोलते हैं, फिर म्यूकोसा के ऊपर वाली लेयर को सब म्यूकोसा बोलते हैं, और सब म्यूकोसा के ऊपर हमारी पाई जाती है म्यूसिलरीज पाई जाती है, और म्यूसिलरीज के ऊपर हमारी सिरोसा पाई जाती है जो सबसे हमारी आउटर लेयर होती है। जो हमारी यहाँ पे म्यूकोसा लेयर होती है इसी के बारे में डिटेल में समझना है। तो म्यूकोसा लेयर जो होती है इसके अंदर हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, और एक गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर एक सेल पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पैराइटल सेल बोलते हैं, और यही पैराइटल सेल क्या करती है, HCl को बनाती है। तो वही लिखा गया है HCl को बनाने का काम कौन करता है, हमारी पैराइटल सेल करती है। और ये HCl क्या करता है कि हमारे जो स्टमक होता है उसके अंदर pH के लेवल को 1 से लेकर 3 तक मेंटेन करने का काम हमारा यही करता है। अब देख लीजिए बात करेंगे कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसका प्रोडक्शन जो होता है हमारा पेरीफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है इसके प्रोडक्शन को क्या करता है, रेगुलेट कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जैसे हमारे गैस्ट्रिन हो गए, हिस्टामिन हो गए, ये दोनों क्या करते हैं PNS के थ्रू क्या होते हैं कि रिलीज होते हैं, जिसकी हेल्प से हमारे एसिड का प्रोडक्शन हमारे स्टमक के अंदर होता है। तो कई सारे स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसकी हेल्प से क्या होता है एसिड का प्रोडक्शन होता है। उन्हीं सारे स्टेप को यहाँ पे डिटेल में समझने वाले, और ध्यान से देखिएगा आपको सारी चीजें पूरी डिटेल में समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे मैं जैसे बताऊंगा उसी तरीके से आपको सारी चीजें लिखनी रहेंगी, डिटेल में लिखनी रहेगी, 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा स्टमक है,
ये मैंने स्टमक को इस तरीके से बना लिया। अब मैंने बोला था स्टमक के अंदर जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको सर बोलते हैं म्यूकोसा लेयर बोलते हैं। म्यूकोसा लेयर हो गई। अब इसी म्यूकोसा लेयर के अंदर हमारी क्या पाई जाती है, पैराइटल सेल पाई जाती हैं, और यही पैराइटल सेल क्या करती हैं, HCl को प्रोड्यूस करने का काम करती है। अब ये हमारी जो पैराइटल सेल होती है इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती है जिसकी हेल्प से HCl का प्रोडक्शन होता है, इसी को समझने वाले हैं। तो इस पैराइटल सेल को मैं बना लेता हूँ, इतना बड़ा इस तरीके से बना लेता हूँ, ये हमारी पैराइटल सेल हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि जो स्टमक वाली अंदर वाली एरिया होती है इसको मैं इस साइड इस तरीके से बना लेता हूँ। ये हमारे स्टमक के अंदर वाली एरिया मैंने इस तरीके से बना लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ब्लड वेसल्स बना लिया इस तरीके से। अब देख लीजिए होता क्या है कि आपकी जो पैराइटल सेल होती है, मैंने जो बनाया है पैराइटल सेल बनाया, तो ये पैराइटल सेल मैंने इतना बड़ा बनाया, ये हमारा ब्लड हो गया, और ये हमारा क्या होगा, स्टमक का ल्यूमन हो गया, मतलब कि ये बीच वाला गैप हो गया। अब देख लीजिए होता क्या है कि जो हमारी पैराइटल सेल होती है इसके अंदर हमारे दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट होता है। अब ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो और वाटर होते हैं ये दोनों हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होती है, इसके प्रेजेंस में हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, H2CO3, जिसको हम बोलते हैं क्या, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। अब कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये आगे चल के हमारे डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, किस में टूट जाते हैं, HCO3 में, बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या बनाते हैं, हमारे हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ और हमारे क्या बनाए, कार्बोनेट बनाए, बाइकार्बोनेट बनाए। अब ये बाइकार्बोनेट जो होता है ये क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे होती है क्या, ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स के ऊपर इस तरीके से हमारे एक चैनल पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं क्या, क्लोराइड बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंटीपोर्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बाइकार्बोनेट एंटीपोर्टर, एंटीपोर्टर इसका नाम रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे बाइकार्बोनेट आयन होते हैं यह हमारे कहाँ पे चले जाते हैं, इस तरीके से पहुँच जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर चले आते हैं। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट जो होता है हमारे ब्लड के अंदर पहुँचा है। अब क्या होगा कि इसका नाम एंटीपोर्टर है, मतलब कि एक चीज़ अंदर जाएगी तो दूसरी चीज़ इस साइड आ गई। तो यहाँ पे जो ब्लड के अंदर जो क्लोराइड आयन होते हैं ये हमारे पहुँचाएंगे पैराइटल सेल के अंदर पहुँचाएंगे। और एक क्लोराइड आयन जो होते हैं यहाँ पे, मतलब कि जहाँ पे ये दीवार रहती है, जहाँ पे हमारे क्या रहते हैं कि जो स्टमक की दीवार रहती है इसी के ऊपर हमारे पाए जाते हैं इस तरीके से क्लोराइड चैनल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं सर, क्लोराइड चैनल पाए जाते हैं। तो इसी चैनल के थ्रू हमारे जो क्लोराइड आयन आए थे ये क्या करेंगे, इसी के थ्रू कहाँ पे पहुंचाएंगे, हमारे इस स्टमक के अंदर इस तरीके से पहुंचाते हैं क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन को हमने पहुंचा दिया, स्टमक के अंदर पहुंचा दिया। अब देख लीजिए जो यहाँ पे हाइड्रोजन आया था, ये हाइड्रोजन क्या होगा कि जो हमारा ये स्टमक की दीवार होती है इसी के ऊपर हमारे क्या पाए जाते हैं सर, पाए जाते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन पंप पाए जाते हैं। क्या इसका नाम रख देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं एटीपीएस पंप बोलते हैं, एटीपीएस पंप बोलते हैं, इसका नाम होता है। अब क्या होता है कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन था ये हाइड्रोजन क्या होगा, इसी पंप के थ्रू कहाँ पे पहुँच जाता है, हमारे पहुँच जाता है स्टमक के अंदर पहुँच जाता है, मतलब कि स्टमक के अंदर पहुँच आया। और जो जो पोटेशियम होता है और इसी के सहारे कहाँ पे पहुँच जाता है, हमारे पैराइटल सेल के अंदर पहुँच जाता है। और फिर हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं क्या, पोटेशियम चैनल पाए जाते हैं, फिर उसी के सहारे हमारे ब्लड के अंदर फिर से चले आते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, मैंने बोला कि हाइड्रोजन आयन भी आ गए और क्लोराइड आयन भी आ गए, कहाँ पे, हमारे स्टमक के अंदर आ गए। अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। अब जैसे दोनों चीजें मिलेंगी तो क्या बन जाएगा, हमारा HCl बन जाएगा, मतलब कि हमारे स्टमक के अंदर HCl बन जाएगी। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई, वही सारी चीजों को आपको समझना। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है जो हमारे पैराइटल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर रहता है ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में और बना लेंगे क्या, H2CO3। तो H2CO3 बना लिए, मतलब कि कार्बोनिक एसिड बना लिए, किसके प्रेजेंस में, हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में बना लिए। अब जैसे ही ये चीज़ें बनती हैं, मतलब कि जो रिएक्शंस हुई, ये वाली रिएक्शंस हुई, अब जैसे रिएक्शंस होती है फिर आगे चल के टूट जाता। तो देखिए मैंने बताया था कि ये हमारे बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में टूट जाते, तो वही लिखा गया डिसोसिएट इनटू बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। अब जो हाइड्रोजन आयन रहता
जाता है यह हमारा क्या होता है, पहुंच जाता है कहाँ पे, स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं यह हमारे कहाँ पे पहुंच जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाते हैं। और जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन होता है यह हमारे किसके थ्रू जाता है, हमारे ब्लड के अंदर जाता है, जिसको बोलते हैं क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंटीपोटर बोलते हैं। इसके सहारे हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाता है। और जो हमारे हाइड्रोजन आयन रहते हैं या हमारे जो होते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपेज पंप होता है, इसके सहारे हमारे कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एंटीपोर्टर में मैंने बोला कि अगर एक चीज़ें अंदर जाएंगी तो दूसरी चीज़ें इस साइड जाएंगे, तो हमारे क्लोराइड आयन आ जाएंगे हमारे पैराइटल सेल में। और ये हमारे जो क्लोराइड आयन होते हैं ये हमारी स्टमक की दीवार के ऊपर पाए जाते हैं, क्लोराइड चैनल पाए जाते हैं। इसी चैनल के थ्रू पहुंचाएंगे हमारे स्टमक के अंदर और बना लेते हैं क्या, इस तरीके से HCl बना लेते हैं। वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको देख देख करके आप आसानी से सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन के बारे में। और अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं, आपको मैं 100% कहता हूँ यहाँ पे आपको 20 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो जाते हैं। 20 नंबर अगर आपको पाने तो अच्छे तरीके से वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।